नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ओपी नॉलेज पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स और फिजिक्स में मेरा यूनिट है ऑप्टिक्स, जिसको प्रकाशिकी कहा जाता है। और इस ऑप्टिक्स के संबंध में ये मेरा 5वां वीडियो है। इसके पहले 4 वीडियो आ चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। हर वीडियो को अंत तक देखने पर आपको ऐसा जरूर लगेगा कि आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा। तो चलिए, आज का हम लोग का टॉपिक है इस यूनिट में गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। ये हम लोग पढ़ने वाले लोग स्फेरिकल मिरर। तो इसके पहले हम आपको बता दें, कल का जो हमने क्वेश्चन पूछा था, पहला क्वेश्चन था वायु में प्रकाश का वेग क्या होता है। तो वायु में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वायु में प्रकाश का चाल होता है यानी स्पीड इन एयर में प्रकाश की चाल। दूसरा क्वेश्चन मेरा था हर महीने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्यों नहीं लगता है, जबकि हर महीने पूर्णिमा और अमावस तो होता है। इसका जवाब होगा कि चंद्र तल पृथ्वी तल के साथ 5 डिग्री का कोण बनाता है, जिसके कारण हर महीने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण अमावस्या और पूर्णिमा को नहीं लगता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जिन्होंने सही जवाब दिया है उनका नाम हम वीडियो के अंत में बताएंगे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण आपको पता होगा। गोलीय दर्पण और मेरा जो दर्पण वाला वीडियो है उसमें हम बता ही दिए हैं कि दर्पण क्या है। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है, या वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह वक्र हो उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। और गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, आपको हम बता दिए थे। पहला बताए थे उत्तल दर्पण और दूसरा बताए थे अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है और इस अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर कहा जाता है। देखिए, ये दोनों पॉइंट हम लोग जान चुके हैं। लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों, फिर आते हैं पॉइंट पर। देखिए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण, ये 2 तरह के हो गए। उत्तल दर्पण क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताए हुए हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह ऊपर की ओर उठा हो, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह ऊपर की ओर उठा हो उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। और अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धासा हो। देखिए, इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धासा है, यानी जो बाहर की ओर वक्रित होगा वह हो गया आपका उत्तल दर्पण, जो अंदर की ओर वक्रित होगा वह हो गया आपका अवतल दर्पण। ये दोनों दर्पण के बारे में हम जान चुके हैं लोग। और दर्पण से जुड़े हुए कुछ पॉइंट, जैसे आपको बताए थे ध्रुव क्या होता है, तो कहा जाता है कि दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है, इसे P से सूचित किया जाता है। दूसरा पॉइंट बताए थे कि कोई भी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है, यानी कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसे C से सूचित किया जाता है। और तीसरा पॉइंट बताए हुए थे P और C के बीच का जो दूरी होता है उसे वक्रता त्रिज्या R कहते हैं। और P और C से जाती हुई एक लाइन होती है जिसे मुख अक्ष कहा जाता है। और ये दोनों दर्पण में होता है, उत्तल दर्पण में भी होता है और अवतल दर्पण में भी होता है। इन सभी पॉइंट को हम लोग जान चुके हैं। आज इसके संबंध में मेरा सबसे पहला पॉइंट होगा, वह होगा फोकस। चलिए तो बताते हैं फोकस और फोकस दूरी। पहला पॉइंट लेते हैं लोग, इसको मिटाते हैं। पहला पॉइंट आपका इसमें है फोकस। हम लोग जानेंगे फोकस क्या होगा। चलिए दोस्तों, फोकस कहता है कि किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष, देखिए ये गोलीय दर्पण है, इसका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश के किरण को आपतित कराते हैं। और ये प्रकाश के किरण इस दर्पण से परावर्तन के बाद, इस दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है
या जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है वही बिंदु कहलाता है फोकस। इसे कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। परिभाषा आप देख लीजिए, कहा जाता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश के किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु कहलाता है फोकस और इसे एफ से सूचित किया जाता है। यह किस दर्पण में देखे हुए हैं? ये है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में हम लोग फोकस को देखे हैं लोग, तो फोकस कॉन्वेक्स मिरर में भी होता होगा दोस्तों। चलिए उसमें भी दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर हम एक फिगर बनाए हुए हैं, यह एक कॉन्वेक्स मिरर का है। इसमें भी हम वही काम करेंगे। यह इसका मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश के किरण को आपतित कराएंगे। मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश के किरण को आपतित कराएंगे। अब आपतित कराने के बाद हम पाएंगे कि वह दर्पण से टकराकर वापस भी जाएगा दोस्तों। दर्पण से टकराकर वापस भी जाएगा। देखिए तो ये दर्पण से टकराकर वापस चला गया, ये भी दर्पण से टकराकर वापस चला गया, दर्पण से टकराकर वापस चला गया, ये देखिए दर्पण से टकराकर वापस चला गया। तो इधर आगे कहीं तो ये काट नहीं सकता है। आप खुद फिगर में देख रहे हैं कि ये जो किरण है उधर जा रहा है और ये किरण इधर आ रहा है, कहीं काट नहीं सकता है। तो अब इस किरण को हम लोग पीछे बढ़ाते हैं। लोग इस किरण को पीछे बढ़ाते हैं। लोग इस किरण को जब पीछे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि यह मुख्य अक्ष को एक बिंदु पर काटती हुई प्रतीत हो रहा है। तो इस बिंदु को ही कहा जाता है फोकस। तो चलिए फोकस का परिभाषा नोट कर लेते हैं। देखिए फोकस का परिभाषा नोट कीजिए। मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई मालूम पड़ती है उस बिंदु को फोकस कहा जाता है। दोस्तों आप देखेंगे कि अवतल दर्पण में यह वास्तव में काटती है, जबकि उत्तल दर्पण में यह काटती हुई मालूम पड़ती है। यह काटती हुई मालूम पड़ती है। यानी कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में वास्तविक फोकस होता है, जबकि उत्तल दर्पण में काल्पनिक फोकस होता है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों इस फिगर को ध्यान से देखिएगा तो देखेंगे कि यहाँ प्रकाश की किरणें आकर मिल रही है। और हम आपको पढ़ाए थे कि जब एक ही बिंदु पर प्रकाश की किरणें आकर मिलती है तो उसे कहा जाता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज यानी प्रकाश की किरण का एक ही बिंदु पर आकर मिलना अभिसारी किरण पुंज होता है। तो देखिए ये अवतल दर्पण जो है समानांतर आती हुई प्रकाश के किरण को एक ही बिंदु पर अभिसरित कर देता है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। याद रखें अवतल दर्पण जो है अवतल दर्पण कहलाता है अभिसारी। अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसको याद रखिएगा, ये पूछता है। दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट इस फिगर को आप ध्यान से देखिए तो आप देखेंगे कि इसमें मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश की किरण है वह आगे फैल जाता है। लग रहा है कि ये सारे किरणें इस बिंदु से निकल कर जा रही है। तो आपको बताया था कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर आगे की तरफ फैलती है तो उसे कहा जाता है अपसारी किरण पुंज। तो यहाँ देखिए उत्तल दर्पण प्रकाश के किरण को अपसरित कर देता है, मैंने फैला देता है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। इसको याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। उत्तल दर्पण, अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण आपका हो गया अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण, और अवतल दर्पण हो गया अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण जो है इसको कहा जाता है कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। और अपसारी दर्पण जो है इसको कहा जाता है डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर कौन होगा आपका? तो उत्तल दर्पण को डाइवर्जिंग मिरर भी कहेंगे और अवतल दर्पण को
कन्वर्जिंग मिरर भी कहेंगे। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। यहां से पॉइंट याद रखना है, एक फोकस का परिभाषा, और याद रखना है कि अवतल दर्पण जो है अभिसारी दर्पण कहलाता है यानी कन्वर्जिंग मिरर, और उत्तल दर्पण जो है अपसारी दर्पण कहलाता है डाइवर्जिंग मिरर। इसको याद रखना है और फोकस की परिभाषा याद रखना है। और एक और पॉइंट यहां से याद रखिएगा दोस्तों, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ये क्या होता है? तो देखिए फोकस और ध्रुव के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को फोकस दूरी कहा जाता है। परिभाषा नोट कर लीजिए कि फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। यानी कि यहां से लेके ये जो हो जाएगा आपका फोकस दूरी हो जाएगा, इसमें ये P है ध्रुव, और P से लेके F तक का बीच का जो डिस्टेंस है फोकस दूरी कहलाएगा, और इसे स्मॉल f से सूचित करेंगे। तो अभी हम लोग का ये टॉपिक क्लियर हुआ, फोकस क्या होगा और फोकस दूरी क्या होगा। चलिए इसको मिटाते हैं हम। आपको दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे, फोकस और फोकस दूरी। देखिए हम गोलीय दर्पण से संबंधित जितने भी पॉइंट है उन सभी पॉइंट को उत्तल और अवतल दोनों दर्पण में दिखा रहे हैं। देखिए ये है आपका अवतल दर्पण, और ये है इसका मुख्य अक्ष, और ये है इसका ध्रुव जिसे P से सूचित करते हैं। और देखिए जिधर वक्र होता है उधर होता है वक्रता त्रिज्या, तो इधर इसका होगा वक्रता त्रिज्या, और इसके बीच में होगा आपका फोकस, और फोकस और P के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही कहलाएगा फोकस दूरी। देखिए दोस्तों आपको याद रखना है, ध्रुव याद रखना है, वक्रता केंद्र याद रखना है, फोकस याद रखना है, फोकस दूरी याद रखना है, और साथ साथ वक्रता त्रिज्या जो C और P के बीच का डिस्टेंस होता है उसे कहा जाता है वक्रता त्रिज्या। और यहाँ चित्र को ध्यान से देखिएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि F जो होता है P और C के मिडिल में होता है, मतलब बीच में हमेशा होता है। तो आप यहाँ से एक फॉर्मूला भी निकल जाता है कि वक्रता, देखिए ये फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी वह इस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध कई बार पूछा जाता है। तो फोकस दूरी जो स्मॉल f होता है वह वक्रता त्रिज्या r/2 के बराबर होता है। इसको याद रखिएगा, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, या यहाँ से कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होता है वह फोकस दूरी के 2 गुना होता है, यानी कि 2f के बराबर होता है। ये दोनों पॉइंट याद कर लीजिए। चलिए ये किसके लिए है? ये है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में हम लोग ने देखा यानी कि कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में देखें। अब हम लोग देखेंगे लोग किसमें? उत्तल दर्पण में। दोस्तों यह बताते हैं हम आपको, ये चित्र में आप देख रहे हैं उत्तल दर्पण, और इस उत्तल दर्पण में भी होगा एक मुख्य अक्ष, यहाँ पे होगा इसका P। देखिए ये इधर से वक्र है ना, तो इधर होगा इसका C यानी वक्रता केंद्र, और P और C के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही कहलाएगा आपका वक्रता त्रिज्या R, और P और C के बीच में होगा आपका F यानी फोकस, और P और F के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही कहलाएगा फोकस दूरी यानी स्मॉल f। और इसमें भी वह रूल होता है कि फोकस दूरी जो होता है वह वक्रता त्रिज्या r/2 के बराबर होता है, या वक्रता त्रिज्या जो होता है वह होता है आपका 2f के बराबर होता है। दोस्तों ये याद रखिएगा, ये किसके लिए है? ये है आपका उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकस, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र जो होता है वह आपके किस साइड होता है? राइट साइड होता है, याद रखना राइट साइड होता है। और अवतल दर्पण में फोकस, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र किधर होता है? ये होता है आपके लेफ्ट साइड में, याद रखिएगा ये सब होता है लेफ्ट साइड में, और उत्तल दर्पण होता है राइट साइड में।
आपको याद रखना है दोस्तों, ये लेफ्ट साइड हो गया और ये राइट साइड हो गया। तो हम लोग ने इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए एक और चीज यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि देखिए आप जानते हैं चिन्ह परिपाटी में, अगर देखिएगा चिन्ह परिपाटी में तो आप देख सकते हैं कि इधर जो होता है वो प्लस होता है, मैंने राइट साइड की दूरियां प्लस में होती है और लेफ्ट साइड की दूरियां नेगेटिव यानी माइनस में होती है। तो आप कह सकते हैं कि इस उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होगा या आपका वक्रता त्रिज्या जो होगा वह क्या होगा, धनात्मक होगा। उत्तल दर्पण में लिख देते हैं लोग यहां से सर, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, याद रखना है धनात्मक होता है। और अवतल दर्पण में देखा जाए तो फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r निगेटिव होता है, यानी कि माइनस में होता है। ये आप याद रखिएगा, माइनस में होता है। चिन्ह परिपाटी के रूल के अनुसार आप याद कर सकते हैं, आप पढ़े हुए हैं नियामक ज्यामिति, वहां अच्छा से समझे होंगे। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोस्तों, तो इसको मिटाते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण में इमेज कैसा बनता है, कैसे बनता है, इन सभी पॉइंटों को, यानी गोलीय दर्पण में इमेज का बनना। अब गोलीय दर्पण में इमेज को बनना सीखने से पहले हमें यह सीखना पड़ेगा कि किसी भी वस्तु का इमेज आखिर बनता कैसे है। तो किसी भी वस्तु का इमेज बनने के लिए, यानी किसी भी दर्पण में किसी वस्तु का इमेज को दिखाने के लिए उस वस्तु से दो किरण दर्पण पर आपतित कराना पड़ता है, और वही दोनों किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु पर उस वस्तु का इमेज बनता है। ये बात आप जानते ही हैं। तो आखिर हम वह दो किरण कौन सा लेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि आखिर हम किसी वस्तु के इमेज को दिखाने के लिए दो किरण जो लेंगे वह दो किरण कौन सा दो किरण होगा। तो इसमें सबसे पहला किरण लेते हैं लोग फोकस के दिशा में आपतित किरण, फोकस के दिशा में आपतित किरण, एक होता है फोकस के दिशा में आपतित किरण, दूसरा होता है मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण, और तीसरा होता है ध्रुव के दिशा में आपतित किरण। दोस्तों हम यहाँ पर तीन किरण को पढ़ा रहे हैं, लेकिन दो ही किरण को लेकर हम लोग इमेज बना लेंगे, आपको हम एक एक्स्ट्रा ही पढ़ा दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले फोकस के दिशा में आपतित किरण, फिगर के द्वारा बताते हैं आपको। देखिए हम यहाँ पर लिए एक अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर, और इस कॉनकेव मिरर में ये रहा उसका मुख्य अक्ष, यहाँ रहा उसका ध्रुव यानी कि P, और अभी आपको बताएं कि इधर होगा C, बीच में होगा F, बताए हुए है ना। अब क्या करेंगे, फोकस के दिशा में आपतित किरण लेना है, फोकस के दिशा में आपतित किरण, पहला फोकस के दिशा में आपतित किरण, प्रकाश के किरण को फोकस के दिशा में आपतित कराएंगे। तो जब प्रकाश के किरण को फोकस के दिशा में आपतित कराइएगा तो दर्पण से टकराने के बाद यह मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, पैरेलल, मुख्य अक्ष के पैरेलल जाएगा, यानी कि समानांतर जाएगा। यह है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में भी दिखा देते हैं दोस्तों। देखिए ये है उत्तल दर्पण। अब तो आपको उत्तल दर्पण अवतल दर्पण पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये है इसका मुख्य अक्ष, ये है इसका P, इधर होगा C, बीच में होगा F। प्रकाश के किरण को आपतित कराना है फोकस के दिशा में, देखिए फोकस के दिशा में आपतित कराना है, फोकस के दिशा में आपतित कराएंगे तो ये दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा। देखिए फोकस के दिशा में आ रहा था, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर गया। यह किसमें, उत्तल दर्पण में, याद रखिए उत्तल दर्पण में हम इन दोनों किरण को दिखाएं। इसी तरह दूसरा किरण है मुख्य अक्ष के समानांतर, दूसरा किरण हम लोग दिखाने वाले हैं लोग मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण, यानी जब प्रकाश के किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर भेजेंगे। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट,
देखिए अब दूसरा पॉइंट दिखाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है मुख अक्ष के समानांतर। देखिए ये है आपका अवतल दर्पण, ये उसका मुख्य अक्ष, ये उसका ध्रुव, और इधर होगा सी, बीच में होगा एफ। मुख अक्ष के समानांतर, यानी ये मुख्य अक्ष है, और इस मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण जब आपतित करिएगा ना, तो वह दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगा। दर्पण से जब टकराएगा तो फोकस से होकर जाएगा। अवतल दर्पण है यह। इसी तरह फिगर होगा उत्तल दर्पण में भी। देखिए उत्तल दर्पण को दिखाते हैं, इसमें भी मुख्य अक्ष है, ये आपका पी है, इधर आपका सी होगा, इधर इसका एफ होगा। किस मुख्य अक्ष के समानांतर। देखिए जब प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित करेगा तो टकराने के बाद वह फोकस के दिशा में आपतित होता है, फोकस से होकर जाता है। यह क्या है? उत्तल दर्पण। देख लिए। और एक तीसरा पॉइंट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक तीसरा पॉइंट है ध्रुव के दिशा में आपतित किरण। चलिए तीसरा पॉइंट है ध्रुव के दिशा में आपतित किरण। ये दूसरा पॉइंट था और तीसरा पॉइंट। चलिए यह है आपका अवतल दर्पण, यह है इसका मुख्य अक्ष, और ये इसका मतलब पोल ध्रुव, और ये हो गया इसका सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बीच में होता है एफ यानी फोकस। ध्रुव के दिशा में, चलिए तो ध्रुव के दिशा में जितना कोण के साथ यह आता है, टकराने के बाद उतना ही कोण के साथ यह लौट जाता है। बस यहाँ पर इसको यही याद रखना है। सेम उसी तरह उत्तल दर्पण में भी होगा। यहाँ पर खींचेंगे, ये इसका पी हो गया, इधर सी होगा, बीच में एफ होगा। ध्रुव के दिशा में आपतित कराएंगे तो जितना एंगल के साथ आएगा उतना ही एंगल के साथ यह लौट जाएगा। दोस्तों तो ये तीन किरण रेखा हम पर आए, गोलीय दर्पण से जाती हुई तीन किरण की बनावट को पढ़े लोग। अब इन किरण की सहायता से ही हम गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब को बनाना जानेंगे। और गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब के बनाने के लिए हम लोग बारी बारी से दर्पण का सिलेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम दर्पण लेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण आप जानते हैं, अवतल दर्पण में अलग अलग जगहों पर वस्तु को रखते हैं तो अलग अलग प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें 6 स्थितियां होती है, वस्तु को हम 6 जगह रखते हैं, 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। जबकि उत्तल दर्पण में ऐसा नहीं होता है। वस्तु को दर्पण के सामने आप कहीं भी रखिएगा तो एक ही टाइप का प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग पहले सिलेक्ट करते हैं लोग अवतल दर्पण और सीखते हैं लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो आप इसे मिटा दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं क्या अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। देखिए अभी हमको बताएं अवतल दर्पण में हेडिंग हम लोग का होगा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। आपको बताएं अवतल दर्पण में वस्तु को अलग अलग जगहों पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अलग अलग प्रकार का बनता है। जैसे सबसे पहला देखिए 6 जगह कहाँ कहाँ रखिएगा। ये अवतल दर्पण हो गया, इस अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष हो गया, ये पी हो गया, इधर सी हो गया, बीच में एफ हो गया। ठीक है, देखिए सबसे पहले वस्तु को रखा जाता है पी और एफ के बीच, यानी फोकस और ध्रुव के बीच। फिर रखा जाता है फोकस पर, फिर रखा जाता है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फिर रखा जाता है वक्रता केंद्र पर, फिर रखा जाता है वक्रता केंद्र और इधर के एरिया को अनंत कहा जाता है, अनंत के बीच, और फिर रखा जाता है एक बार अनंत पर। तो 1 2 3 4 5 6 स्थिति हुआ। इन 6 स्थिति को ही हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है जब वस्तु को पी और एफ के बीच रखेंगे। क्या है? जब वस्तु को पी यानी कि ध्रुव और एफ यानी कि फोकस के बीच रखे हो, यानी कि जब वस्तु को पी और एफ के बीच रखे हो तो उसका इमेज कैसा बनेगा इसके बारे में देखते हैं लोग। चलिए देखिए कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। एक अवतल दर्पण को यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। अवतल दर्पण बना दिए, इसका एक मुख्य अक्ष बना दीजिए, यहाँ पर पी लिख लीजिए, इधर एफ होगा और इधर सी होगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अच्छा से फिगर बने
तो ये डिस्टेंस सेम लीजिएगा। हम बोर्ड पर बना रहे हैं, हो सकता है कहीं इधर उधर हो जाए, लेकिन आप जब कॉपी पर ड्रॉ कर रहे हो तो पेंसिल से ड्रॉ करिएगा और सही से ड्रॉ करिएगा। ये डिस्टेंस सेम लीजिएगा, इमेज सही बनेगा। चलिए, वस्तु को कहाँ रखेंगे? P और F के बीच। हमने P और F के बीच में वस्तु को रख दिया और इस वस्तु AB का इमेज दिखाना है। अभी हम बताए थे इमेज दिखाने के लिए दो प्रकाश की किरण लेंगे। एक ले लेते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर। तो दोस्तों अभी याद होगा, जस्ट पहले बताए हुए कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर लेते हैं तो दर्पण से परिवर्तन के बाद वह फोकस से होकर गुजरता है, तो इसे फोकस से होकर गुजार देते हैं। दूसरा ले लेते हैं ध्रुव के दिशा में आपतित किरण। ध्रुव के दिशा में ले लीजिए, तो यह जितना एंगल के साथ आता है उतना ही एंगल के साथ लौट जाता है, इधर लौट जाएगा। अब देखिए, आप अच्छा से देख रहे हैं कि यह दोनों किरण इधर तो कहीं काट नहीं सकती है, तो पीछे बढ़ाकर देखते हैं। इन दोनों किरण को पीछे बढ़ाकर देखते हैं। दोनों किरण को जब पीछे बढ़ाते हैं तो हम पाते हैं कि दोनों किरण एक जगह काट देती है। जिस जगह काटती है वहीं पर वस्तु AB का एक इमेज बनता है। देखिए, इस वस्तु AB का यहाँ एक इमेज बना है। अब चलिए इस इमेज के बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों आपको बताए थे कि जब भी इमेज दर्पण के पीछे बने तो वह आभासी प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है, ये याद रखना है। तो देखिए, यह जो प्रतिबिंब बन रहा है वह दर्पण के पीछे बन रहा है तो आभासी है, और आभासी है तो सीधा भी है। और आप देख रहे हैं कि वस्तु से क्या है? बड़ा है। तो इसकी जब बात करें प्रतिबिंब के बारे में, जब हम बात करें तो कहेंगे कि जब वस्तु को, नोट करिएगा दोस्तों, जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने P और F के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। स्थान पूछा जाएगा, कहां बनता है? तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनता है। प्रकृति बताइए, दर्पण के पीछे और आभासी लिख दीजिए। आभासी, दर्पण के पीछे और आभासी। आभासी है तो सीधा भी है और वस्तु से बड़ा। देखिए, दो चीज याद रखना है। ये जो हम लिखे आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा, यह प्रतिबिंब की प्रकृति है। ये क्या है? प्रतिबिंब की प्रकृति। देखिए, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने P और F के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनता है? तो आपका जवाब होगा दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो अब आप कहेंगे आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहला केस, 6 केस है इसमें, हम 6 केस को बताएंगे, लेकिन यह पहला केस है। पहला केस को आप अच्छा से समझ गए होंगे, आप नोट कर लेंगे। फिर एक बार आपको बता देते हैं कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने P और F के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। यहाँ पर हम लिखते हैं स्थान कहाँ? तो दर्पण के पीछे। प्रकृति कैसा? तो आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम इसे मिटाते हैं और पहुंचते हैं लोग दूसरे केस पर, यानी दूसरी स्थिति को। पहला स्थिति तो हम लोग देख लिए लोग, दूसरा स्थिति में देखिए। दूसरा स्थिति में वस्तु को कहाँ रखा गया है? फोकस पर रखा गया है। दोस्तों ध्यान देना है, जब वस्तु फोकस यानी F पर हो, जब वस्तु फोकस यानी F पर रखा गया हो तब कैसा इमेज बनेगा, इसका हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं। देखिए, बना लेते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में ये इसका हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया इसका P, इधर हो गया F और इधर हो गया C। वस्तु को कहाँ रखना है? फोकस पर रखना है। तो चलिए वस्तु को रख देते हैं फोकस पे। अब इसका इमेज दिखाना है कि कैसा इमेज बनेगा। तो वही काम, दो प्रकाश की किरण खींचेंगे। एक मुख्य अक्ष के समानांतर ले लिए, जो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजर गया। दूसरा ध्रुव के दिशा में ले लेते हैं, तो यह जितने एंगल के साथ आया उतना ही एंगल के साथ ये लौट गया। देखिए, ये प्रकाश के किरण एक दूसरे के पैरेलल है, तो जब पैरेलल है
तो आगे भी कहीं नहीं कटेगा और पीछे भी कहीं नहीं कटेगा। देखिए पीछे भी एक दूसरे के पैरेलल है और आगे भी एक दूसरे के पैरेलल है। तो जब ये एक दूसरे को कहीं काटेगा ही नहीं तो इमेज कहाँ बनेगा? अनंत पर। याद रखिए कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने फोकस पर रखा जाता है तो उसका वस्तु अनंत पर बनता है। और जब वस्तु अनंत, उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा होता है। वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से बहुत बड़ा होता है। याद रखिए प्रतिबिंब का स्थान, याद रखिए प्रतिबिंब का स्थान, तो क्या लिखेगा? अनंत। और प्रतिबिंब की प्रकृति, आपसे कहा जाए प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक। वास्तविक, वास्तविक है तो उल्टा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा, और वस्तु से बहुत बड़ा। दोस्तों हम यहाँ पर पॉइंट बताएंगे, यही एक ऐसा स्थिति है जब वस्तु, यही एक ऐसा स्थिति है जब प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है। आपसे पूछा जाए अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे कि प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, तो आप कहेंगे फोकस पर। इसके पहले वाला कहा जाएगा कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखेंगे कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा, तो P और F के बीच, P और F के बीच रखते हैं तभी आभासी बनता है, नहीं तो इसके बाद हर जगह वास्तविक बनता है। तो दोनों से दो पॉइंट, पहला वाला पॉइंट से याद रखिए कि P और F के बीच रखने से आभासी प्रतिबिंब बनता है, और यहां से याद रखिए कि F पर रखने पर सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों तो आज के लिए बस 2 ही केस पढ़ते हैं, कल के वीडियो में हम इसके 4 केस को बताएंगे और आगे जो भी होगा पॉइंट उस सभी पॉइंट को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। दोस्तों कल के क्वेश्चन का जिन्होंने सही जवाब दिया उनका नाम है आशुतोष कुमार, निकेश कुमार, अनुज कुमार etc, और 2-3 लोग हैं जिन्होंने इनका सही जवाब दिया है। रोज की तरह आज का मेरा क्वेश्चन है कि समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, या समतल दर्पण की त्रिज्या क्या होती है। सिंपल आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समतल दर्पण की त्रिज्या क्या होती है, पहला क्वेश्चन आपको बताना है। दूसरा बताना है क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कि 2 समतल दर्पण एक दूसरे के लंबवत हो तो उसके मध्य रखे किसी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। यानी कि 2 लंबवत समतल दर्पण के बीच किसी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। बस ये 2 क्वेश्चन है, आपको जवाब देना है। जो लोग सही जवाब देंगे उनका नाम हम हर रोज की तरह वीडियो के अंत में बताऊंगा। दोस्तों तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी तरह अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ आपको एक अच्छी तैयारी करने का मौका मिलेगा मेरे चैनल के द्वारा। थैंक्स।